सो हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 31 दिसंबर का करंट अफेयर्स, जिसमें इसरो का स्पेसएक्स मिशन, अपर सियांग परियोजना, फिशिंग कैट परियोजना, तेल प्रदूषण काला सागर में और ब्रिटेन के 2 विश्वविद्यालय भारत में खुलने जा रहे हैं। और आजकल साउथ कोरिया बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर एक प्लेन दुर्घटना हुई है, तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चर्चा में रहे स्पेसएक्स मिशन का संबंध किससे है? तो बताओ भाई, ये कल ही लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो स्पेसएक्स मिशन, इसका किससे संबंध है? तो इसको इसरो ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, इसरो ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, तो कब लॉन्च किया है? 30 दिसंबर का दिन था। ठीक है, 30 दिसंबर 2024 को इसको लॉन्च किया गया है और इसरो ने अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम का समापन किया है स्पेसएक्स मिशन से। ठीक है, व्हीकल कौन सा है, किस व्हीकल से? PSLV। ठीक है, तो PSLV C60 से, ये याद रखना आप लोग, ये व्हीकल याद रखना है। ठीक है, तो इस व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया जाएगा। अब इसकी खास बात क्या है, इसमें क्या होने वाले हैं ना, 2 उपग्रह होने वाले हैं। ठीक है, तो 2 उपग्रह होने वाले हैं इसमें। 2 कौन कौन से उपग्रह हैं आप बताओ इसमें? तो पहला उपग्रह है, देखो, SDX-01। ठीक है, इसको SDX-01 और दूसरा क्या है? SDX-02। तो ये 2 उपग्रह लॉन्च होने वाले हैं इसमें। तो SDX-01 को क्या कहा गया है? चेजर। ठीक है, इसको चेजर कहा गया है चेजर। और ये क्या है? ये टारगेट है। ठीक है, तो ये टारगेट है, ये चेजर है। तो इन दोनों का अलग अलग नाम है। और इनको क्या किया जाएगा? अंतरिक्ष में इन दोनों उपग्रहों को डॉकिंग की जाएगी, मतलब जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, डॉकिंग की जाएगी, फिर अनडॉकिंग की जाएगी, मतलब जोड़ा जाएगा और निकाला जाएगा। आप फिगर पे देखो, ये SDX-01 है स्पेस क्राफ्ट 1 और स्पेस क्राफ्ट 2 SDX-02। तो इन दोनों को अंतरिक्ष में ही जोड़ा जाएगा और फिर इनको अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इस मिशन का प्रमुख बिंदु है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्या ऑब्जेक्टिव के साथ इसको लॉन्च किया जा रहा है? तो पहले देखो इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, तो पहले 2 उपग्रह होंगे, तो ये आपको पता चल गया, 2 उपग्रह होंगे, दोनों का पहले मिलन होगा। ठीक है, मिलन मतलब क्या होगा? डॉकिंग। ठीक है, तो डॉकिंग होगी, देन अनडॉकिंग होगी। ठीक है, मतलब पहले मिलाना, जोड़ना और फिर उनको अलग करना। ये क्यों किया जा रहा है? इससे क्या सहायता मिलेगी आपको? ठीक है, क्या होने वाला है? विद्युत शक्ति का हस्तांतरण किया जाएगा। जैसे ही जोड़ के आपस में ट्रांसफर होगी इलेक्ट्रिसिटी, देन अलग कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये इनका मेन काम है। और इस मिशन की अवधि क्या है? 2 साल तक की इसकी अवधि है। ठीक है, 2 ईयर तक। तो ऑप्शन नंबर सी इसरो करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, चलो, इसरो की आपकी स्थापना बताओ। तो ये 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। और इनके हेड कौन है? S सोमनाथ, शेर जिसने चांदनी पीली, इनकी कृति है। ठीक है, तो S सोमनाथ जी इसके हेड है। तो ये आपको पता है, कई बार मैंने पढ़ा चुका हूँ इनको। ठीक है, चलो। अच्छा, एक बात और लिख लेना आप, ये जो दोनों है ना, ये दोनों आपके जो ये उपग्रह हैं, इनका वजन कितने होने वाला है? तो 220 किलोग्राम। तो 220 किलोग्राम दोनों का वजन होगा अलग अलग। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग याद रखना। चलो फिर। अच्छा, ये कुछ मिशन और हैं, सैटेलाइट है, इनको किससे लॉन्च किया गया और कब लॉन्च किया गया, ये बताना है आपको। आर्यभट्ट सैटेलाइट, ये तो आपको पता होगा। तो ये 1975 में लॉन्च किया गया था। कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया था? C1 इंटर कॉस्मोस। ठीक है, तो C1 इंटर कॉस्मोस से लॉन्च किया गया था और ये भारत का पहला उपग्रह था। ठीक है, तो फर्स्ट सैटेलाइट था भारत का, इस वजह से ये महत्वपूर्ण है। चंद्रयान फर्स्ट, इसको कब लॉन्च किया गया था? तो 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। किससे लॉन्च किया गया था? PSLV C11 से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, चंद्रयान 2, इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका व्हीकल कौन था? MK3 और M1। ठीक है, तो MK3 M1 से इसको लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 इसका व्हीकल कौन है? तो चंद्रयान 3 2000, इसको कब लॉन्च किया गया था बताओ? चंद्रयान 3 तो आपको पता होगा 2023 में लॉन्च हुआ था। LBM 3rd M4। ठीक, LBM 3rd M4 इसका व्हीकल है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है।
मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान, इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको भी कब लॉन्च किया गया? 2013 में, ठीक है। तो इसको 2013 में लॉन्च किया गया। व्हीकल कौन है? PSLV C-25 से लॉन्च किया गया। आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया था? तो 2023 में ये भी लॉन्च हुआ। तो आदित्य L1 2023 में लॉन्च हुआ किससे? PSLV C-57 से, ठीक है। तो PSLV C-57 से लॉन्च किया गया। तो इनको भी याद रखना, कोई भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। चलो क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रहे अपर सियांग बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे है? तो ये बताओ भाई, अपर सियांग, तो ये अपर सियांग परियोजना है, इसका संबंध किससे है ये बताना है, ठीक है। तो अपर सियांग, चलो तो आपको पता होगा, सियांग नाम से पता चल रहा होगा, मे बी आप लोग को पता है। तो ये परियोजना कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट की जाती है। अरे तो आप पूरा लिख लो। तो अरुणाचल प्रदेश में ये स्टार्ट की जा रही है, ठीक है। कहाँ पे और क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश के अब ऊपरी सियांग जिले में, ठीक है। तो ऊपरी सियांग डिस्ट्रिक्ट में, तो ऊपरी सियांग डिस्ट्रिक्ट में इस परियोजना का प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। और नदी कौन सी है, रिवर कौन सी है? तो इसकी रिवर है सियांग नदी। सियांग नदी, अच्छा मैंने आपको पढ़ाया होगा, जो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मैं भी मैप में दिखाऊंगा। अभी मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, या तो लास्ट टू लास्ट क्लास में, कि चाइना ना है ये देखो जो ब्रह्मपुत्र नदी है आपकी, अरे यार गलत हो गया, चलो इसको हटा दो। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आती है इंडिया में, ठीक है, ऐसे कुछ है। तो चाइना यहाँ पे तिब्बत में एक बहुत बड़ा बांध बना रहा है, दुनिया का सबसे, अरे फिर से हो गया क्या? तो चाइना में यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो चाइना यहाँ पे बहुत बड़ा बांध बना रहा था, मैंने बताया था। तो इस बांध से क्या नुकसान था इंडिया को? अगर ये बांध कभी टूटता है तो भारत में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ सकती। तो भारत भी क्या कर रहा है, अरुणाचल, अरे यार क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर बांध बना रहा है ये वाला, ठीक है। तो अपर सियांग यहाँ पर परियोजना बनाई जा रही है इस बाढ़ के पानी को रोकने के लिए। और क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं? और इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? देखो, पहले तो एक बिजली उत्पादन के लिए होगा, तो बिजली पैदा करने के लिए, ठीक है। तो एक बिजली होगा, बिजली कितनी होगी इसमें? तो 11,000 मेगावाट, ठीक है। इतनी बिजली, इतनी क्षमता पैदा की जाएगी इसमें। और एक तो नदी का प्रवाह बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो नदी का प्रवाह बनाए रखने के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण है इसका उपयोग। और तीसरा मेन क्या होगा? चीन द्वारा अतिरिक्त पानी जो आएगा ना, अतिरिक्त पानी आएगा, उस पानी से होने वाली बाढ़ को कम करने के लिए, ठीक है। तो बाढ़ कम करने के लिए, बाढ़ का प्रभाव कम करने के लिए, इन सब ये जो वजह हैं अपर सियांग परियोजना के, ठीक है। तो ये मेन कारण है। तो अभी चीन ने भी लेटेस्ट में स्टार्ट करा ये काम, तो अपने इंडिया ने भी काम कर दिया है। तो अरुणाचल प्रदेश के CM साहब ने ये उद्घाटना की है। कितना इसका, अच्छा इसका वो प्रोजेक्ट कितने का है? अच्छा, तो चीन वाला समझ आ गया ना। चीन वाले बांध का नाम मैं भी बताऊंगा, मैप में दिखाऊंगा क्या कैसे सीन है। तो इसमें कितना बजट है? 1.13 लाख करोड़ का बजट पास हुआ है, ठीक है, इसके लिए, इस बांध के निर्माण के लिए। चलो अच्छा, इसका विकास कौन करने वाला है? चलो यहाँ पे लिख लो, इसका विकास कौन करने वाला है? तो विकास दो कंपनियां मिलके कर रही हैं, एक NHPC हो गई एंड दूसरी क्या है? नीपको, ठीक है, नीपको। तो नीपको और NHPC मिलके इस बांध का परियोजना का निर्माण करेंगे। तो इतनी बातें आपको यह पता होनी चाहिए। चलो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अपर सियांग बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। अब मैप देख लो आप लोग, ठीक है, ये देखो, इसमें मैप में देखो, तो ये देखो ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत में किस नाम से? सांगपो नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे ये जांगमू डैम 510 मेगावाट के लिए चाइना द्वारा निर्माण की, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बांध होगा, ठीक है। पहले कौन सा बड़ा बांध था? एक वर्ल्ड में है 3 जॉर्ज बांध, चाइना में ही है, जो यांगटीसी नदी में है, जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो ये था अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट, ठीक है, वर्ल्ड बिगेस्ट, ठीक है। तो ये 3 जॉर्ज डैम था, इसके बाद ये होने वाला है। तो ये अगर कभी टूटता है बांध, तो ये चाइना से ना, ये पानी जो होगा ये यहाँ पे आ जाएगा अपने इंडिया में। तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर देखो सियांग रिवर में, तो ये बांध परियोजना का निर्माण किया जा रहा है इन्हीं सब कमियों की वजह से, ठीक है। चलो, अब ये कुछ और परियोजना है, इनके बारे में बताओ, ठीक है।
तो दुलहस्ती परियोजना कहाँ है और किस नदी पे है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है, चिनाब नदी पे, ठीक है। तो चिनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना है। फरक्का परियोजना, फरक्का बांध आपने सुना होगा, तो वेस्ट बंगाल में है। कौन सी नदी पे? गंगा नदी में, है ना। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल का विवाद चलता रहता है इस परियोजना के लिए। गंगा सागर परियोजना ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कौन सी नदी है? चंबल नदी। तो मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर गंगा सागर परियोजना है। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में कौन सी? महानदी पर, ठीक है। तो महानदी में हीराकुंड परियोजना है। इडुक्की परियोजना ये कहाँ है? तो ये केरल में है, ठीक है। कौन सी नदी पे? पेरियार नदी। तो ये परियोजनाएं भी महत्वपूर्ण है, इनके बारे में भी याद रखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान ने कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। इसका संबंध किससे है? तो अभी क्या हुआ है ना, फिशिंग कैट, तो फिशिंग कैट कलरिंग परियोजना शुरू की गई है। ये कहाँ शुरू की गई है? तो कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसका प्रारंभ किया गया है। और ये कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य है कहाँ? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में है ये कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, और आंध्र प्रदेश के गोदावरी के मुहावने में। चलो पहले मैप देख लो। ये देखो, ये आंध्र प्रदेश है। हाँ चलो, तो ये देखो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में यहाँ पर देखो ये गोदावरी नदी आ रही है, ये गोदावरी का मुहावना है। और इसी में ये जो नदी है ना, ये इस नदी पर कोरिंगा रिवर पर, ठीक है। तो ये कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर स्थापित है, ठीक है। तो ये आप पता चले मैप में, ठीक है। चलो करते हैं फिर। तो गोदावरी नदी का मुहावना जो होगा, मुहावना पे यहीं पर एक कौन सी नदी है? कोरिंगा नदी, ठीक है। तो यहीं पर कोरिंगा नदी में ये स्थित है, ठीक है। ये कोरिंगा नदी फिर यहाँ पे बेस्ट ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये बातें आपको पता ही होगी। चलो ठीक है। तो ये फिशिंग कैट क्या होगा ना, तो ये होगी बिडाल वंश की जाति है, बिडाल वंश की जाति है, ठीक है। बिडाल वंश, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? फेलाइन। तो फेलाइन इसका वंश है। ये देखो ऐसी कैट दिखती है, ये जो घर पे बिल्लियाँ दिख रही होती है ना, उसके साइज में डबल होती है। तो साइज में 2x होती हैं जो घरेलू बिल्लियाँ होती हैं। और ये देखो मछली पकड़े हुई है, तो इसीलिए इसको फिशिंग कैट के नाम से जाना जाता है। और बहुत ये रात्र में आक्रामक होती है। तो कौन सी? ये रात्रिचर शिकारी है, ठीक है। तो रात्रिचर शिकारी है, और मेन रूप से ये मछली का ही शिकार करती है। इस वजह से मछलियों की संख्या कम हो रही है, तो इस वजह से ये भी अच्छा ये भी लिख लो आप। तो IUCN ने इसे रेड लिस्ट में ऐड किया है, ठीक है। तो IUCN के रेड लिस्ट में इसे वल्नरेबल बताया गया है। इसी वजह से है, मतलब ये ख़त्म ही हो रही है धीरे धीरे। ये सब चीज़ें हैं क्योंकि रात में इसका शिकार मछली है, और मछलियाँ बहुत ही कम मिल पा रही हैं इसे, इस वजह से ये धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। मेनली ये कहाँ मिलती हैं? इनका पर्यावास कैसा है, मतलब रहन सहन कहाँ है इनका? तो जो आर्द्र भूमि होंगे, ठीक है। तो आर्द्र भूमि, क्योंकि इनको मछली है मेन भोजन, तो आर्द्र भूमि ऑब्वियसली है। मैंग्रोव, बहुत ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं, तो ये इसका पर्यावास है। मेनली सुंदरवन का जो डेल्टा है ना, सुंदरवन डेल्टा, तो सुंदरवन डेल्टा और पश्चिमी घाट में भी बहुत पाई जाती हैं। तो ये इनका रहने का स्थान है, ठीक है, मेनली। चलो तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। अच्छा, ये भारतीय वन्यजीव संस्थान है कहाँ? इसका संस्थान देहरादून में है, ठीक है। तो देहरादून आपको पता होगा ये। चलो, ये आपको लोकेशन आपने देख ही ली है। ये वेस्ट ऑफ बंगाल में, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में गिरता है कोरिंगा, ठीक है। चलो अब कुछ और राष्ट्रीय उद्यान है, इनके बारे में बताओ, ये कहाँ स्थित हैं आपके, ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है आपका, ठीक है। छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। तो उत्तराखंड में है, और इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ? ये भी छत्तीसगढ़ में ही है, ठीक है। तो CHH से समझ जाना, छत्तीसगढ़। ये 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। ये सब भी आपको
पता होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में रूस ने किस सागर पर तेल प्रदूषण होने के बाद संघीय स्तर पर आपातकाल की घोषणा की है? अभी क्या हुआ है ना, ब्लैक सी में बवाल हो गया, बवाल, काला सागर, ठीक है। तो ब्लैक सी का ये देखो, ये अब चलो अब मैं दिखाता हूँ, मैप पहले देख लेना, मैप में दिखा देता हूँ। ये ब्लैक सी है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लो, ये कर्च स्ट्रेट है, ठीक है। इसके बारे में बात करने वाले हैं, फिर मैं अभी दिखाता हूँ, मैप डिस्कस करेंगे हम। तो ब्लैक सी में क्या हुआ है ना, कर्च, ठीक है। तो कर्च जल संधि जो है, कर्च या कर्च जो भी कर सकते हो, तो कर्च स्ट्रेट या कर्च जल संधि, तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, तूफान की वजह से तूफान आया, ठीक है। तूफान आया, उससे 2 तेल टैंकर जो थे ना, तेल टैंकरों में भिड़ंत हो गई, जिससे क्या हो गया, तेल का रिसाव हुआ, बहुत ही ज़्यादा तेल का रिसाव हुआ और वो समुद्र में फैल गया, ठीक है। ये देखो, ये एक शिप डूब रहा है ना, इस वजह से, इसी में तेल का रिसाव हुआ, एक ईंधन लेके जा रहा था। उस ईंधन का नाम भी है यार, उसका नाम लिख लो, तो माजुत नाम का तेल ईंधन था, ठीक है। तो माजुत, ये याद रखना, माजुत नाम का हजारों टन की मात्रा में ये ईंधन था, ठीक है। तो हजारों टन भारी ईंधन था। तो ये पूरा ना समुद्र के तल में फैल गया। और जो तेल होता है, तेल क्या होता है ना, खारे पानी में बहुत तेज़ी से फैलता है। तो खारे पानी में बहुत तेज़ी से फैलता है, और इस फैलाव का क्या कहते हैं, जल की सतह पर बहुत तेज़ी से पतली परत बना लेता है। पतली परत आप देखते हो, पानी में तेल गिर जाता है तो पतली परत बन जाती है ना ऊपर ही, तो उस पतली परत को क्या कहते हैं, ऑयल स्लिक, ठीक है। तो ऑयल स्लिक के नाम से जाना जाता है, ऑयल स्लिक या तेल की परत के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको पता होगा। तो अभी क्या हुआ ना, तूफान, कर्च जल संधि के आसपास तूफान आया, तूफान में तेल टैंकरों में आपस में भिड़ंत हो गई। ये देखो यहाँ पे 2 तेल टैंकरों का भिड़ंत हुई, तो हजारों टन भारी ईंधन का रिसाव हुआ, जिसका नाम क्या है, माजुत, ठीक है। और ये तेजी से तेल खारे पानी में फैलता है, और जिससे एक पतली परत बनी, जो ऑयल स्लिक के नाम से जाना जाता है ये घटना, ठीक है। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में तेल प्रदूषण हुआ काला सागर में, और इसी वजह से रूस ने आपातकाल घोषित की, ठीक है। रूस ने आपातकाल घोषित कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब देखो मैप में देखो तुम लोग, तो ये देखो ब्लैक सी है जो, चलो ये ब्लैक सी है, ठीक है। तो ब्लैक सी, ये कर्च स्ट्रेट है। कर्च स्ट्रेट किसको किसको जोड़ रहा है, सी ऑफ अजो और ब्लैक सी, इन दोनों को जो जोड़ता है कर्च स्ट्रेट है, ठीक है। तो इसी को कर्च स्ट्रेट के नाम से जानते थे। ये जो स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट क्या होती है, जल संधियाँ क्या होती है, एक पतली नहर जैसी की आकृति होती है जो 2 बड़ी जल संधियों को जोड़ती है। मतलब देखो समझाता हूँ मैं तुम्हें, जैसे ये एक जल संधि है, एक ये जल संधि है, तो इन दोनों को एक पतली जल संधि, जल की धारा द्वारा जोड़ा जाता है, उसी को जल संधियाँ कहते हैं, ठीक है। मतलब 2 बड़ी जल संधियों को जोड़ा जाना जल संधि ये कहलाता है, ठीक है, बीच में। तो इसी तरह ये देखो कर्च जल संधि है, और ये क्रीमिया आइसलैंड है, ठीक है। प्रायद्वीप है, क्रीमिया पेनिनसुला है, जो इटली से यूक्रेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यूक्रेन से जुड़ा हुआ है, ये भी आप ध्यान रखना, इसकी लोकेशन याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी न्यूज़ में है तो कुछ भी हो सकता है। और एक ब्लैक सी, कौन कौन सी कंट्रियाँ इससे मिलती हैं, बुल्गारिया हो गई, ग्रीस हो गया, टर्की हो गया, जॉर्जिया हो गया, रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, मोल्दोवा हो गया, रोमानिया हो गया, ठीक है। ये कुछ कंट्रियाँ हैं जो इससे मिलती हैं, इनको याद रखना है आपको। इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलो, तो ये सब लोकेशन आप लोगों को याद रखना है। अब ये कुछ महत्वपूर्ण जल संधियाँ, उनके बारे में देख लो आप लोग, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट होंगी मैं उन्हें मार्क कर दूंगा, अदरवाइज बाकी सब आप एक बार पढ़ लेना। फार्मोसा जल संधि, मैं इनको मैप में भी कराऊंगा किसी क्लास में, चीन और ताइवान के बीच है, दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती हैं, ठीक है। तो मैप है नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं दिखाता अभी। चलो, टार्टरी जल डमरू रूस, ये ओखोश सागर और जापान सागर को मिलाते हैं। यूकाटन जल डमरू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूकाटन चैनल मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ती हैं, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर से, ठीक है। मेसीना जल डमरू इटली और सिसिली, ये छोड़ देना आप। और ट्रांटो जल डमरू इटली, अल्बानिया, एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर, ये आप पढ़ लेना बस, ठीक है। कुक स्ट्रेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ये न्यूजीलैंड में है, तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत सागर को आपस में जोड़ती हैं।
जमैका चैनल ये भी महत्वपूर्ण है। जमैका और हिस्पोनियोला के बीच है, कैरिबियन सागर और उत्तरी अटलांटिक सागर को जोड़ती हैं। हडसन जलडमरू बफिन द्वीप और लेब्राडोर प्रायद्वीप में स्थित है। हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को आपस में जोड़ती है, ठीक है। मोजाम्बिक चैनल ये हिंद महासागर में है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में, ठीक है। आप इसको जानते हो, ये साउथ अफ्रीका है, तो यहाँ पे मेडागास्कर है ना, ये वाला जो चैनल है इसको मोजाम्बिक चैनल कहते हैं। उत्तर चैनल ये भी महत्वपूर्ण है, आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच है, आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। होर्मुज जलडमरू ये ईरान और ओमान के बीच है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। होर्मुज तो याद ही रखना है आप, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ता है। बाब अल मंदेब ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिबूती यमन और शमाली प्रायद्वीप के पास है, अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ता है। 10 डिग्री चैनल ये तो आपने कर ही रखा होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो निकोबार द्वीप समूह और छोटा अंडमान को अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है, ठीक है। सुंडा जल संधि इंडोनेशिया और जावा द्वीप अपने सुमात्रा द्वीप के साथ है, जावा सागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ता है। चलो, फ्लोरिडा जलडमरू क्यूबा और अमेरिका में स्थित है, मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। बेरिंग स्ट्रेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अमेरिका से एशिया तक फैली हुई है, आर्कटिक महासागर और पूर्वी प्रशांत महासागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर की खाड़ी ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेन और मोरक्को के बीच है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, ठीक है। ये जो अटलांटिक महासागर है ये भूमध्य महासागर, तो यहाँ पर स्थित है जिब्राल्टर। कोरिया जलडमरू जापान और दक्षिण कोरिया, पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को जोड़ती है। मलक्का ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे व्यापारिक मार्ग है, ये मलेशिया और सुमात्रा के पास स्थित है, पूर्वी प्रशांत महासागर और पश्चिमी हिंद महासागर को जोड़ती है। आप लोग ना इसको जब ये कर रहे होगे तो मैप लेके बैठना, वहाँ पे देखना, वहाँ पे, ठीक है, मार्क करते रहना, तब ज़्यादा सही रहेगा। ये बेनिफिशियोस जल संधि फ्रांस को कोर्सिका द्वीप और इटली का सार्डिनिया द्वीप के पास है, और टायरहेनियन सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। पाक जलडमरू ये तो आपको पता ही होगा, भारत और श्रीलंका के पास बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। बोस्फोरस जलडमरू यूरोप का एशिया से विभाजित करता है, काला सागर से मरमरा सागर तक, ठीक है। बास स्ट्रेट इंपॉर्टेंट है ये। तस्मानिया द्वीप और मुख्य ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट और तस्मान सागर को जोड़ता है। डेविस स्ट्रेट ये भी याद रखना, ठीक है, ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करता है, बफिन खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ता है, ठीक है। तो ये सब कुछ जल संधियाँ हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारी आप याद रखना, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सबको याद ही होंगी मुझे लगता है, बट रिवाइज करते रहना। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश के क्वींस और कॉन्वेंट्री विश्वविद्यालय को गुजरात में परिसर स्थापित करने की मंजूरी मिली है, ठीक है। अभी ब्रिटेन या यूके की 2 यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, 2 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं, एक पहली हो गई क्वींस यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो क्वींस यूनिवर्सिटी हो गई, और दूसरी कौन सी है, दूसरी कावेंट्री। तो क्वींस और कावेंट्री इन 2 यूनिवर्सिटी को गुजरात में परिसर खोलने की अनुमति मिली है। तो परिसर कहाँ खोलने वाले हैं ये लोग, गुजरात, जिसको गिफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गुजरात जो भारत का गिफ्ट साइड है, ठीक है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी, तो ये गिफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है गुजरात। तो गिफ्ट सिटी ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, एक और बताओ, तो ये गुजरात में खोली गई हैं, तो कौन सी कहाँ की हैं, ये ब्रिटेन की दोनों यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब पहला देश कौन सा जिसने भारत में अपना परिसर खोला है, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने ये क्वेश्चन कराया है आपको। तो भारत में परिसर खोलने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, डिकॉन यूनिवर्सिटी, मैंने ये क्वेश्चन कराया है कि एग्जाम में आएगा सीधे। तो डिकॉन यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, जिसने अपना, ये भी गुजरात में ही खोली गई, ठीक है, तो ये भी गुजरात में ही खोली गई है, तो ये भी आपको याद रखना है इसको भी। चलो, हाल ही में आरबीआई ने अपने 90वें स्थापना वर्ष में प्रवेश किया है। आरबीआई की स्थापना की सिफारिश किसने की थी, यंग हिल्टन आयोग, यंग हिल्टन, या आप इसको शाही आयोग के नाम से भी जानते होंगे, ठीक है। तो कब इसकी स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। चलो, हाल ही में लॉन्च भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है, तो ये इरा, ठीक है, इरा भारत की पहली एआई आधारित फिल्म है। सो देखो, अभी हाल ही में सुर्खियों में रहे स्थल में कौन सा है, दक्षिण कोरिया, जिसकी राजधानी क्या है, सियोल। मैप में देख लो एक बार पहले, तो ये देखो, ये चाइना है, रशिया, और यहीं पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है, ठीक है, तो ये देख लो आप, अब पढ़ो इसको।
चलो 181 लोगों को लेकर बैंकॉक से दक्षिण कोरिया जा रहा जेजू एयर का विमान उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 179 लोगों की मौत हो गई। तो 181 में से 179 की मौत हो गई, सिर्फ 2 बचे। तो ये दुर्घटना कैसी हुई, देखो फिगर में देख सकते हो कितना बुरा हाल हुआ है इसका। तो इसमें क्या हुआ ना, ये जब प्लेन आ रहा था, जब ये लैंड होने वाला था ना दक्षिण कोरिया में, सियोल में लैंड हो रहा था, तो वहाँ पे लैंड हो, इससे लैंडिंग व्हील नहीं खुले, जो आगे 2 व्हील निकलते हैं ना वो खुले ही नहीं। इस वजह से ये रनवे पे ही फिसल कर ही ये ब्लास्ट हो गया इसमें। अच्छा देखो एक बात है, अगर आपको बचना है प्लेन में ना, तो प्लेन का जो पीछे का हिस्सा होता है, आप देखोगे हमेशा पीछे का हिस्सा कभी नहीं जलता। मतलब बहुत कम चांसेज होते हैं, अगर आगे का जल गया है, सबसे पहले आगे से ही आग लगती है, इंजन से ही आग लगना स्टार्ट होती है, बट पीछे जो सीटें होती है ना, वहाँ पे सबसे पहले बचाव कर्मी पहुँचते हैं या वहाँ के लोगों को सबसे पहले बचाया जाता है। तो आप ये भी ट्रिक लगा सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब दक्षिण कोरिया के सियोल में ये घटना हुई, तो दक्षिण कोरिया के बारे में देख लो, ये क्वेश्चन आ सकते हैं इससे कोई भी। तो अवस्थित यह एक पूर्वी एशियाई देश है, इसका विस्तार दक्षिण कोरियाई प्रायद्वीप पर है। सीमाएं क्या है, उत्तर में उत्तर कोरिया है और ठीक है, और नीचे तो बाकी तो चारों तरफ समुद्री है। 38 डिग्री नॉर्थ अक्षांश समानांतर रेखा इसे उत्तर कोरिया से अलग करती है, ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ, इसके पूर्व में पूर्वी सागर या जापान सागर, दक्षिण में पूर्वी चीन सागर तथा पश्चिम में एलो सागर है, ठीक है। तो ये तीनों सागर भी आपको याद रखना, ये लाइन भी याद रखना। और यहाँ पे द्वीप कौन सा है, जेजू द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, ये कोरिया जल संधि में स्थित है। प्रमुख पर्वत संघ ताएबेक और सोबेक, सबसे ऊंची चोटी जेजू द्वीप पर माउंट हल्ला, ठीक है, ये भी याद रखना। और प्रमुख नदियां हान, ग्यूम और नोकडोंग आदि हैं, ठीक है। चलो कुछ बातें और याद रखना। यहाँ की राजधानी क्या है, सियोल यहाँ की राजधानी है, ठीक है। तो सियोल यहाँ की कैपिटल हो गई। अभी यहीं पर ही ना एक घटना हुई थी, सॉरी एक सम्मेलन हुआ था, सेकेंड AI शिखर सम्मेलन। तो सेकेंड AI शिखर सम्मेलन यहीं पर हुआ था। तो सम्मेलन जो साउथ कोरिया और UK दोनों ने मिल के किया था, ठीक है। इसका आयोजन कब हुआ था, ये मई 2024 में, ठीक है। तो मई 2024 में इसका आयोजन हुआ था ये सम्मेलन। तो कैपिटल हो गई इसकी। करेंसी क्या है, करेंसी बताओ, लैंग्वेज बताओ, ठीक है, करेंसी लैंग्वेज बताओ, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है और यहाँ के PM साहब कौन है, ठीक है। तो PM भी बताओ। तो PM कौन है, PM लिख लो, हॉन डोक सू, ठीक है। तो हॉन डोक सू ऐसे ही नाम होते हैं भाई इनके। तो PM है यहाँ के हान डोक सू। प्रेसिडेंट कौन है, यून सुक योल, ठीक है। तो यून सुक योल ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। करेंसी क्या है यहाँ की, वॉन इनकी करेंसी है, ठीक है, वॉन इनकी करेंसी है और कोरियन इनकी लैंग्वेज है। कम से कम लैंग्वेज तो पता ही होगा, कोरियन इनकी लैंग्वेज है। अब देखो इसकी बाउंड्री देखो तुम लोग, ठीक है, ये देखो। चलो तो ये देखो नॉर्थ में तो ये नॉर्थ कोरिया है ना, साउथ कोरिया, और 3 तरह से समुद्रों से घिरा हुआ है। तो पश्चिम में LOC पीला सागर, ईस्ट में पूरब में ईस्ट सी या सी ऑफ जापान, और साउथ में क्या है, ईस्ट चाइना सी, ठीक है, पूर्वी चीन सागर। तो ये इसकी बाउंड्री याद रखना है आपको। चलो, और ये जो ये वाली रेखा है ना, मैंने आपको कराया था अभी, तो कौन सी रेखा, ये 38 डिग्री, ठीक है। तो 38 डिग्री ये नॉर्थ, ये इससे दोनों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग होते हैं, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई थिंक आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, ठीक है। चलो, सो हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन। और नया साल की अच्छे से एंजॉय करना। आज पार्टी वार्टी कर रहे होगे तुम लोग, और ठीक ठाक से करना, क्योंकि कल से फिर से आपको क्लास ही करना है ना। चलो, सो हैव अ गुड डे एवरीवन एंड हैप्पी न्यू